इस साल मेरी उम्र 31 साल होना थी। इस वजह से मैं बहुत परेशान थी क्योंकि अभी तक मेरी शादी ना हुई थी। इस परेशानी में मुझसे ना खाना खाया जाता और ना ही मैं अपना ख्याल रख पाती। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे साथ वाली सभी लड़कियों की शादियां तय पा चुकी थी और जिनकी शादियां ना हुई थी वो मुझसे कम उम्र भी थी और उनकी मंगनी तय पा चुकी थी। मैं अभी तक घर में कुंवारी बैठी थी। अम्मा अब्बा को मेरे बारे में फ़िक्र तो थी, मगर अब्बा इस बारे में बहुत लापरवाह वाक़या हुआ था। एक दिन अब्बा के घर से जाने के बाद खाला हमारे घर आईं। उन्होंने अम्मा से कोई बात कही और अम्मा ने मुझे किचन में खाना बनाने भेज दिया। मैं समझ गई थी कि कोई बात तो है जिसका मुझसे राज रखा जा रहा है। मैं किचन में चाय बनाते हुए अम्मा और खाला की बातें सुन रही थी। तब खाला ने अम्मा को बताया कि वो एक अमीर व कबीर घराने के लड़के का रिश्ता लेकर आई हैं। अम्मी ये बात सुनते ही खुश हो गई, लेकिन जैसे ही खाला ने ये बताया कि वो लड़का हमारे ही खानदान का है, तो अम्मी का चेहरा बुझ कर रह गया। क्या हुआ है, क्या तू खुश नहीं हुई? खुश तो हूँ, मगर उसके अब्बा से पूछना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, क्या वो खानदान में रिश्ता नहीं करना चाहते हैं? खाला ने हैरत भरे लहजे में पूछा था। मैं नहीं जानती सबीन, लेकिन उन्होंने रट लगा रखी है कि वो अपनी बेटी की शादी खानदान में नहीं करेंगे, वरना उनके लिए बदनामी का बाइस बनेगी। मैं कुछ समझी नहीं। खाला ने राजदारी से अम्मा के नज़दीक होते हुए कहा, देखो, हो सकता है कि भाईजान ने इसका रिश्ता किसी और से करना चाहते हों और तुम्हारे डर से बता भी ना रहे हों। तुम उनसे पूछ कर देखो, वरना तो बच्ची की उम्र निकलती जा रही है, बाद में कुछ हाथ ना आएगा। बेहतर है कि अभी इसके रिश्ते के लिए हाँ कर दो। खाला ये कहकर चली गईं। इसके बाद अम्मा ने मुझे सारी तफसील बताई और बोली, तेरा बाप इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। लड़का तो अमीरो कबीर है, उसकी लाखों करोड़ों की जायदाद है। मुझे नहीं लगता तुम्हें दोबारा ऐसा रिश्ता मिलेगा। माँ तो ये कहकर खामोश हो गई, मगर मेरे दिल में खुलबुली सी मच गई, क्योंकि मैं किसी भी शख्स से शादी करके अब अपना घर बसाना चाहती थी, जबकि अम्मा ने साफ कह दिया कि अब्बा इनकार कर देगा। और फिर वही हुआ। शाम के 8 बजे जब अब्बा घर आया, खाने के बाद अम्मा ने उनके सामने बैठकर इस रिश्ते की रुदात बयान कर दी और साथ ही ये भी कहा कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहना चाहती हूँ। अम्मा की बात सुनते ही अब्बा जैसे भड़क उठे, चारपाई से उठकर खड़े हो गए और ऊंची आवाज़ में अम्मा को डांटने लगे। तू जानती नहीं तेरी बेटी में नुक्स है, उसे खानदान में नहीं ब्याह सकते थे। मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अम्मा अब्बा की बात सुनकर मैं सहम गई थी। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं ये बात सुनूं, मगर अब ये बात मेरे कानों में पड़ चुकी थी। मैं फौरन भागकर बाहर आ गई। ये क्या कह रहे हो अब्बा? अच्छी भली तो हूँ, मुझ में कोई नुक्स नहीं है, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। तुम क्यों कह रहे हो कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो? खानदान के बाकी लोगों को भी यही कह रहा है। क्या इसलिए कि कोई मेरा हाथ नहीं मांगता? मैं दरवाजे की चौखट पर बैठ के रोने लगी। अब्बा हाँफता काँपता मेरे पास आया। उसके लहजे में कमज़ोरी थी। ना मेरा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बाप औलाद का बुरा नहीं चाहता। मैं भी तेरी भलाई चाहता हूँ। मैं तुझे बता नहीं सकता। बस तुझ में नुक्स है और मैं तुझे ख़ानदान में नहीं ब्याहने दूँगा। ये मेरी ज़िद नहीं, बल्कि मैं तेरे लिए ऐसा सोचता हूँ। तू मेरी बात को समझा कर। अब्बा ने ये कहकर मुझे खामोश करवा दिया। उनका हाँफता काँपता लहजा देखकर मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे किसी भी किस्म की वजाहत तलब करूँ। सो मैं खामोश रही, मगर मेरा दिल कह रहा था कि अब्बा मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। अब मैं भी कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी थी। अगर मुझ में इतना बड़ा नुक्स है तो फिर मैं कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। ये सोचकर ही मैं चुप होकर बैठ रही। अगले दिन मेरी दोस्त इकरा मुझसे मिलने आई। रहा ना गया तो मैंने उससे ये बात कह दी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, तू पागल जल्दी हो गई है क्या? तुझे नज़र नहीं आता तेरे माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं। उनको सहारे के लिए एक मुकम्मल इंसान की ज़रूरत है। बेटा तो कोई है नहीं अब, तुझे ही इस घर में रखना चाहते हैं ताकि तू कभी यहाँ से ना जाए और हमेशा उनकी खिदमत करती रहे। या तो ये तेरे सर से दामाद ला थोपेंगे या तेरी कभी शादी नहीं करेंगे। लिख ले मेरी बात। और इसीलिए तेरा बाप बहाने बना रहा है। इकरा की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। सोचा भी नहीं था कि अब्बा मुझसे इतनी बड़ी हेरा फेरी करेगा। खैर, मैंने सोच लिया था कि अब अब्बा की बातों में नहीं आऊँगी। तभी मैंने भी दिल लगी करने का सोचा, क्योंकि मैं जानती थी कि अब्बा शराफत से मुझे ब्याहने वाला नहीं है। मेरे चचा का बेटा फरीद काफ़ी अरसे से मुझ में दिलचस्पी रखता था। अगरचे वो निकम्मा था, हर वक्त कबूतर और कबूतर वगैरह को पालने में मसरूफ़ रहता।
कुत्तों को या कबूतरों को बेचने से उसे जो रकम हासिल होती, फरीद उससे अपना गुजारा करता। मगर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो 27 का कड़ियल जवान था और मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। बालों में सफ़ेदी उतर रही थी। मैंने सोचा फरीद भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा खासा है, शक्ल सूरत भी माकूल है। रिज़्क तो अल्लाह देता है, अगर उसने चाहा तो कमा ही लेगा। यही सोचकर मैंने फरीद के इशारों का जवाब मसबत तरीके से देना शुरू कर दिया। फरीद तो पहले ही मुझ पर लट्टू था। एक दो बार मुस्कुराने से वो तो मेरा दीवाना हो गया। अब हम तन्हाई में मुलाकातें करने लगे। फरीद ने मुझसे मोहब्बत का भरपूर इजहार किया और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। तू एक बार मेरी हो जा, फिर ताया अब्बू को खुद समझा दूंगा कि वो तेरे बारे में ऐसी बातें मत बोलें। मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी अम्मा से कहता हूँ कि वो तेरे लिए तेरे अब्बा से बात करे। मैं भी खुश हो गई, क्योंकि फरीद घर का लड़का था। मेरे ख्याल में अब्बा को इस बारे में इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि फरीद को सभी जानते थे और फरीद अच्छा खासा फरमाबरदार और शरीफ लड़का था। बस इसकी बुरी आदत थी कि वो कबूतर वगैरह पालने में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था और कोई कामकाज ना करता। फरीद ने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद वो मुझे घर बिठा कर ही खिलाएगा। खानदान की बाकी औरतों की तरह मुझे घर से बाहर पैसे कमाने के लिए ज़लील और रुसवा नहीं होने देगा। मैंने फरीद की बातों में आकर अब्बा के भी कान में ये बात डाल दी थी, मगर उन्होंने किसी किस्म का रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। मैं समझी कि अब्बा राज़ी हैं। मुकर्ररा दिन पर फरीद ने मुझे बताया कि आज चच्ची तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने आएंगी। मगर उसी दिन शाम को चच्ची भड़कती हुई मेरे घर पहुंची। उनके और अब्बा के बीच में ना जाने क्या बात हो रही थी, क्योंकि ये दोनों कमरा बंद करके अंदर कोई बातचीत कर रहे थे। अब्बा की आवाज़ कमज़ोर थी, जबकि चच्ची चीख रही थी। इस सब मामले में मैं बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि फरीद ने मुझसे कहा था कि चच्ची मेरा रिश्ता मांगने आएंगी, जबकि चच्ची तो लड़ाई झगड़ा करने, अब्बा को बुरा भला कहने और मुझे बदकिरदार कहने इस घर में आई थी। वो अब्बा को बुरा भला कहकर घर से चली गई। फरीद ने भी अपनी माँ से इस बात की तवक्को नहीं की थी। वो भी बहुत सख्त परेशान हुआ और मेरी तो शर्मिंदगी का बुरा हाल था। उनके जाने के बाद अब्बू ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मनहूस, तुझे यही मिली थी? उसका बेटा तुझे नजर आया था शादी के लिए? देखती नहीं कि उम्र में वो तुझसे 3 साल छोटा है। उसकी माँ मुझे कितने ताने देकर गई है, ये तू सोच भी नहीं सकती। उसके और हमारे बीच जो मामलात हैं उनको हमारे बीच ही रहने दे। तू क्यों ऐसी बातें करती है बेटी, जिससे तेरे बाप का दिल दुखे? खुदा के लिए बाज आ जा। अब्बा की ये बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन इकरा की बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थीं। मैं जानती थी कि अब्बा और चच्ची दोनों ही बहाने बना रहे हैं, वरना हम दोनों में ऐसा कोई नुक्स ना था कि हमारी शादी ना करवाई जाए। खैर, मैं खामोश हो गई। अब की बार मैंने फरीद को भी बता दिया कि यूं हमारे घर में हमारी शादी नहीं होने वाली। ना तुमको कोई लड़की देगा, ना मेरे लिए कोई रिश्ता आएगा। क्यों ना हम घर से भाग चलें। अगर भाग कर शादी करेंगे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के जिम्मेदार खुद होंगे। तू भी अपनी माँ का इकलौता है और मैं भी, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं। मेरी बात सुनकर फरीद ने हामी भर ली। बोला, आज रात मैं तुझे तेरे घर से लेने आऊँगा। अपने दोस्त से एक मोटरसाइकिल का बंदोबस्त कर लिया है, तो बस रात को तैयार रहना। फरीद की ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। मुकर्ररा वक़्त पर मैं तैयार बैठी थी। हमारे घर में हू का आलम था, पूरे गांव में खामोशी थी। फरीद बाइक लिए बाहर खड़ा था। जैसे ही मुझे बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ आई, मैंने अपने कपड़ों वाली पोटली उठाई और दबे कदमों अपने घर से बाहर निकल आई। दरवाज़ा पार करते हुए 4 आंसू मेरी आंखों से निकले और घर की चौखट में जज़ब हो गए। मगर मैंने खुद पर काबू रखा, क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी, वरना हमेशा के लिए खुशी से महरूम हो जाती, जिसकी हर लड़की ख्वाहिश करती है। मैं जब फरीद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी तो मेरे हाथ कांप रहे थे। फरीद भी परेशान था। हम लोगों को रात के अंधेरे में गांव से निकलना पड़ा। फरीद का रुख सरगोदा शहर की तरफ था, जहां पर इसने पहले से कोई होटल बुक करवा रखा था। तकरीबन रात के 2 बजे हम होटल पहुंचे। खुदा का शुक्र कि होटल में एक शख्स फरीद का जानने वाला था, वरना तो इस वक्त कोई भी किसी नौजवान लड़के लड़की को कमरा देने के लिए तैयार नहीं होता। लोगों के 100 मसले होते हैं। हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि फरीद को और मुझे एक कमरा मिल गया। फरीद का एक वेटर होटल में इसके जानने वाला था, लेकिन जैसे ही हम दोनों कमरे में दाखिल होने लगे, पीछे से करख्त आवाज़ आई। मैं और फरीद तो काम कर रह गए। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लहीम शहीम आदमी खड़ा था। दिखने में उसका मैनेजर लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछें थीं।
मुझे तो इसे देखकर ही खौफ आने लगा। तुम दोनों मियाँ बीवी हो? जी हाँ, मैंने हाँफते हुए जवाब दिया। निकाहनामा कहाँ है? उसने हम दोनों को सर से पाँव तक घूरा। जी वो हमारा निकाहनामा तो घर रह गया है, हम दोनों घर से भाग कर आए हैं। उसने हमारी बात पर यकीन नहीं किया, हमें वहाँ से जाने का कहने लगा। तब फरीद इसकी मिन्नत पर उतर आया और बोला, साहिब ये जुल्म मत कर, हमारे घर में वाले हमें मार देंगे। अगर आप शक में है कि हम मियाँ बीवी नहीं हैं तो आप सिर्फ इस लड़की को यहाँ रहने दें, मैं सुबह तक निकाहनामा लेकर आ जाऊँगा। फरीद की ये बात सुनकर होटल वाला कुछ नरम पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने हमारी बात नहीं मानी और सिर्फ मुझे कमरे में भेज दिया। फरीद बाहर चला गया। मैं सोच रही थी कि हमारा तो निकाह ही नहीं हुआ, अब वो निकाहनामा कहाँ से लाएगा। मैं इस परेशानी में बैठी थी, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि सुबह के 4 बज गए। अब तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे कि होटल का मैनेजर आकर जब हमसे पूछेगा कि निकाहनामा कहाँ है तो हम क्या दिखाएंगे। इस परेशानी में बैठी थी कि एक वेटर मेरे कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने देखा वो फरीद का दोस्त ही था। उसके हाथ में खाकी रंग का लिफाफा था। उसने मुझे इशारे से एक पेन भी दिया, कहने लगा कि इन कागजात पर दस्तखत करके मुझे दे दीजिए। मैं कागजात लेकर कमरे में बैठी और दस्तखत करके इस वेटर को वापस कर दिए। ये हमारा निकाहनामा था जिस पर फरीद ने अपने दबी दस्तखत कर रखे थे और अब मेरे होना बाकी रह गए थे। खुदा जाने ये किस किस्म का निकाह था जिसमें मुझे कोई गवाह नजर नहीं आया। बहरहाल मजबूरी थी और क्या कर सकते थे। फरीद का दोस्त वो दस्तखत लेकर चला गया और मैं उसका इंतज़ार करने लगी। सुबह के तकरीबन 6-7 बजे जब सब लोग होटल में आना शुरू हुए तो वो मैनेजर हमारे कमरे की तरफ आया। उसके साथ फरीद भी था और फरीद के हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था जिसमें उसने निकाहनामा संभाल रखा था। फरीद के हाथ में निकाहनामा देखकर होटल का मैनेजर खुश हो गया और कहने लगा, मैं किसी गुनाह की इजाज़त नहीं देता। तुम लोगों ने सही रास्ता अख्तियार किया है तो अब मेरी तरफ से यहाँ तुम लोग 2 दिन के लिए रह सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अपने रहने का मुश्किल बंदोबस्त कर लो। होटल के मैनेजर के जाने के बाद फरीद मेरे पास आया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मेरा निकाह मेरी नज़र में नहीं हुआ था, लेकिन उसी लम्हे फरीद मुझे देखकर चीख पड़ा और पीछे हटकर खड़ा हो गया। अम्मा बिल्कुल सही कहती थी, तुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अम्मा की बात सही थी। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। फरीद पीछे होकर अपने बाल नोचने लगा जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ गया हो। फिर वो होटल से बाहर चला गया और मैं पीछे रोती रह गई। मैं कहाँ जाऊंगी, अब ये सोच सोच कर ही दिल में हौल उठ रहे थे। मैंने शाम तक फरीद का इंतज़ार किया मगर वो नहीं आया। अब तो मेरी परेशानी बढ़ने लगी। होटल के मैनेजर को पता चला तो उसने मुझसे आकर पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ गया। मैंने उसे सारी हकीकत बता दी तो गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। तुम औरत ज़ात ना होती तो मैं तुम्हें सजा देता कि तुम भी झूठ में बराबर की शरीक रही हो। मगर मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाऊँगा। हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें कबूल कर लें। तुमने जो किया अच्छा नहीं था। होटल का मैनेजर शरीफ इंसान था, उसने एक बार फिर मेरी मदद की। मेरे अब्बा से राब्ता किया और उन्हें बताया कि आपकी बेटी फ़िलहाल होटल में ठहरी है, आकर उसे ले जाइए। अब्बा ने पहले तो मुझे खूब बुरा भला कहा, लेकिन वो बाप थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने आकर मुझे ले जाने का फ़ैसला किया और होटल के मैनेजर को आगाह किया कि मुझे फ़िलहाल जगह पर पहुंचा दिया जाए। उसने एक आदमी मुझे लारी अड्डे तक पहुंचा दिया जहां अब्बा मुझे लेने आए थे। मैंने देखा कि अब्बा के साथ एक नौजवान और खूबसूरत लड़का भी खड़ा था। ये कौन था और कहाँ से आया था, मैं तो नहीं जानती थी, मगर अब्बा के साथ उसे देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। घर पहुंचकर अब्बा ने मुझे एक अजीब बात बताई। मैं तुम्हारा निकाह इस शख्स से करना चाहता हूँ। ये कौन है अब्बा, मैंने डरते डरते पूछा। ये मेरा शागिर्द है, इसे तमाम हकीकत का पता है। तुमको लगता होगा कि तुम्हारा बाप झूठ बोलता है, लेकिन तुमने देख लिया होगा कि फरीद तुम्हें छोड़कर चला गया। ज़रूर उसे भी तुम्हारे नुक्स का पता चल गया होगा। मैंने तुमसे कहा था ना बेटी कि तुम ऐसा कभी मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। ये कहकर अब्बा घर की तरफ रवाना हो गए। मैं इस नौजवान के ज़र्फ पर हैरान थी जो मेरे घर से भाग कर निकाह करने के बावजूद भी मुझे अपनाने पर राज़ी था। लेकिन अब्बा ने एक अजीब बात की। निकाह से पहले उन्होंने कहा कि ये लड़का एक रात हमारे घर रहेगा ताकि हम अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि ये तुम्हें कबूल करेगा या नहीं। शाम के अंधेरे फैल गए थे। मैं अपने कमरे में बैठी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी कि अब्बा ने मुझे कमरे से बाहर बुलाया। मैं डरते डरते उनके साथ गई। देखा तो दूसरे कमरे में वही नौजवान बैठा था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अब्बा ने मुझे उसके सामने लाकर खड़ा किया। उसने एक नज़र देकर अपना सर झुका लिया और इस बात में सर हिला दिया।
अब्बा के जाने के बाद उस लड़के और अब्बा के बीच में ना जाने क्या बात हुई। बहरहाल अगले 2 दिन हमारे घर में शादी की तैयारियां थीं। गांव वाले हैरान थे कि नसीरुद्दीन अपनी बेटी को एक अजनबी के यहाँ ब्याह रहा है, मगर अब्बा ने किसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बिलाखिर मेरी शादी इस नौजवान अकबर अहमद से हो गई और मैं ब्याह कर उसके घर आ गई। मेरी शादी वाले दिन मैंने अब्बा से पूछा, अब्बा आखिर मुझ में क्या नुक्स है, तुम मुझे बता तो देते। अब जिससे मुझे ब्याह दिया है अगर वो भी ये नुक्स जान ले तो क्या मुझे फिर से तलाक हो जाएगी? मैंने अब्बा से पूछा था। नहीं मेरी बेटी, ये जवान मुख्तलिफ है गांव वालों से, इसके ख्यालात और नज़रियात अलग हैं, ये तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दरअसल तुम्हारे अंदर और कोई नुक्स नहीं था मेरी बेटी। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी आंखों में कुदरती तौर पर एक ब्यारी थी जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। जब तू पैदा हुई थी उससे पहले तेरी चच्ची के साथ मेरे कुछ तनाज़ात चल रहे थे जिनको बताना मैं तुम्हारे सामने मुनासिब नहीं समझता। बस बेहतर होगा कि तुमसे एक ज़ाती दुश्मनी समझ लो। इस औरत ने तुम्हारे बाप से दुश्मनी के तौर पर तुम्हें तबाह करने का इरादा कर लिया। इसने चुपके चुपके सारे गांव में मशहूर कर दिया कि नसीरुद्दीन की बेटी एक जिनजादी है, उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और ये जिससे भी शादी करेगी शादी की रात ही इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नसीरुद्दीन की बेटी से कोई औरत अपने बेटे का ब्याह ना करे। ये सुनकर गांव की सभी औरतें तेरी खूबसूरती के बाद भी तुझे हकीर जानने लगीं, हालांकि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं था। बस औरतों के बारे में मशहूर है ना बेटा कि ये तोहमत लगाने में देर नहीं करती, और तुम्हारी चच्ची ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने गांव की औरतों को तुमसे मुतफर्रिक कर दिया और ऐसा जाल फैलाया कि खुद भी इस जाल में फंस कर रह गया। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी खानदान से बाहर करना चाहता था। फरीद ने जज्बाती होकर तेरा हाथ तो थाम लिया, मगर वो भी अपने जहन का कच्चा था, अपनी माँ की बातों में आ गया और उसने तुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। अब्बा की ये बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी चच्ची इतनी लंबी दुश्मनी मुझसे निभाएंगी। बहरहाल अकबर अहमद एक समझदार इंसान थे। उन्होंने मुझे दिलो जान से कबूल किया। आज मैं उनके 4 बच्चों की माँ हूँ और ये मुझे मजाक में परस्तान की परी कहते हैं।